5 देशों की यात्रा कर आज सुबह स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महत्वपूर्ण बैठकें की। प्रधानमंत्री की पहली बैठक आपदा जोखिम को कम करने को लेकर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन से संबंधित रही। वहीं प्रधानमंत्री की दूसरी बैठक नेट ग्रिड की समीक्षा बैठक थी। अपनी तीसरी बैठक में प्रधानमंत्री ने अपराध, आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली योजना से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बिहार में अपराधी बेखौफ होकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा में बदमाशों ने महिला मुखिया पूनम देवी को दिन दहाड़े गोली मार दी। पूनम देवी जब अपने पति इंद्रजीत सिंह के साथ हरनौत बाजार से सामान खरीदकर अपने घर कोलामा लौट रही थी। भाजपा ने इस घटना पर नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। दिल्ली की एक कोर्ट ने आज डेनमार्क की एक महिला के साथ गैंगरेप मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने 5 आरोपियों को सामूहिक बलात्कार, डकैती, अपहरण जैसे मामलों में दोषी पाया था। साल 2014 की इस घटना में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास डेनमार्क की महिला के साथ उस समय गैंगरेप और लूटपाट की गई जब वो दोषियों से पहाड़गंज का रास्ता पूछने गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया जवाब। कहा वो सिर्फ एमसीडी के लोगों की मानहानि करना चाहते हैं। जनता को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। दिल्ली सरकार को ये जानने की जरूरत है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान कहा कि देश को हमने बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पीएम सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही सुनाई देते थे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि रेल क्षेत्र में भारी निवेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे रेलवे की क्षमता में इजाफा होने के साथ ही यात्रियों को भी इसका फायदा होगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज बिहार के मोतिहारी में रेलवे की कई योजनाओं की शुरुआत की। सुरेश प्रभु ने रिमोट द्वारा बापूधाम मोतिहारी, आनंद विहार टर्मिनल, चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य रेलवे की परियोजनाओं के साथ ही बनमनखीर पूर्णिया रेलखंड का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं के विकास से रोजगार का भी सृजन होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा कांड पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री का नाम सामने आने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा कोई खंडन नहीं किया जाना संदेह को पुख्ता करता है। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। सीबीआई ने कल उनसे 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या को उद्घोषित अपराधी घोषित करने के लिए मुंबई की स्पेशल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में अपील की है। प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में 24 अभियुक्तों को सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा। आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई। इससे पहले कल सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्तों को कम से कम सजा की मांग की थी। इस मामले में विशेष अदालत में कल सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। केरल के इडुक्की जिले में मानसून संबंधी आपदा में 3 लोगों की मौत होने की खबर है। राज्य के सभी हिस्सों में तेज बारिश जारी है। केरल में बारिश के चलते तैयार फसलों और जान माल को भारी नुकसान हुआ है। अब तक मानसून के कारण 100 से अधिक घर में नुकसान हुआ है तो 2 मकानों के पूरी तरह से पानी में बह जाने की खबर है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। वो नेपाल के विदेश मंत्री भी हैं। कमल थापा कल नई दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। ये उनकी चौथी भारत यात्रा है। काबुल में एक गैर सरकारी संस्था में काम करने वाली एक महिला का अपहरण के मामले में अधिकारियों ने कहा है कि महिला को छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान के अधिकारियों से बात हो रही है। 30 देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने वाली संस्था आगा खान फाउंडेशन में ये 40 साल की महिला कार्यरत थी। बांग्लादेश में पुलिस ने 900 संदिग्ध चरमपंथियों को हिरासत में ले लिया है। इनको पिछले कुछ वर्षों में चरमपंथी हमले में मारे गए धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों, अल्पसंख्यकों और शिक्षकों की हत्या और हमलों के मामले में हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पिछले वर्ष जनवरी से लेकर अब तक 40 से ज्यादा ऐसे लोगों की हत्या हो चुकी है।